हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन की, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन एक सिद्धांत है और न्यायिक पुनर्विलोकन की परिभाषा कहीं स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन न्यायालयों ने अपने निर्णय में न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का सृजन किया। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है विधायिका या विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियां, संविधियां, अधिनियम, एक्ट, उनकी न्यायालय द्वारा संवैधानिक व्याख्या करना। यानी जब हमारे देश की संसद कोई कानून बनाती है तो देश की न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करती है और समीक्षा इस आधार पर करती है कि क्या संसद ने जो कानून बनाया वो हमारे संविधान के भाग तीन यानी मूल अधिकार, देश की संसद ने जो कानून बनाया वह कानून, वह अधिनियम, वह एक्ट, वो विधियां क्या संविधान के अनुरूप है या नहीं। वो विधियां अगर संविधान के भाग 3 का अतिक्रमण करती है यानी उसका वायलेशन करती है, या ऐसी कोई विधियां जो भाग 3 को कम करने की कोशिश करती है या भाग 3 के विरुद्ध है, तो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत और उच्च न्यायालय दोनों के पास ये शक्ति है कि वह उसकी न्यायिक व्याख्या करे और उसी को हम न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अब हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति कहां से हुई। जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति को लेकर ब्रिटेन और अमेरिका के बारे में यह कहा जाता है, कुछ इसको ब्रिटेन से मानते हैं तो कुछ लोग इसको अमेरिका से मानते हैं। यानी अगर हम पिनॉक और स्मिथ की बात करें तो उन्होंने न्यायिक पुनर्विलोकन की उत्पत्ति ब्रिटेन से माना। उन्होंने कहा कि 15वीं काउंसिल को यह अधिकार था कि वह उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की व्याख्या करे, समीक्षा करे, और उसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा गया। यानी अगर हम पिनॉक और स्मिथ की बात करें, विधि शास्त्री थे, उन्होंने न्यायिक पुनर्विलोकन की उत्पत्ति ब्रिटेन से मानी। लेकिन अमेरिका के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण वाद आया जिसका नाम है मारबरी बनाम मेडिसन। 1803 का एक वाद है। इस वाद में न्यायाधीश मार्शल ने पहली बार न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इसी वाद में पहली बार अमेरिका के संघीय न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय है उसने न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत को बताया। यानी हम ये कह सकते हैं कि भले ही ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन का जन्म हुआ हो, लेकिन एक इसका रूप जो हमें देखने को मिला वह पहली बार अमेरिका के अंदर मारबरी बनाम मेडिसन के बाद में मिला और उसी की संकल्पना को हमारी न्यायपालिका ने ग्रहण किया। और हमारे देश में आपको पता है कि संविधान सर्वोच्च है, जबकि अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। इसलिए ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन की संसद वहां सर्वोच्च है और ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाया गया कानून जिस पर न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकती है, यानी उसकी समीक्षा नहीं कर सकती है, उसकी व्याख्या नहीं कर सकती है, उसका निर्वचन नहीं कर सकती है,
और ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है वो कार्यपालिका के विरुद्ध है, न कि संसद के विरुद्ध। और ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री के अलावा सब कुछ कर सकती है। यानी ब्रिटेन की संसद पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती, बाकी जो चाहे वह कर सकती है, प्रकृति में चेंज नहीं कर सकती। उसी तरह से अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायपालिका है, क्योंकि वहां विधि की उचित प्रक्रिया है। इसलिए अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वहां का संविधान वैसा ही है जैसा न्यायपालिका कहती है। और इस सिद्धांत को वहां की न्यायपालिका ने प्रतिपादित किया। और अमेरिका में न्यायिक सिद्धांत, जो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है, उसको लागू करने के लिए जो शर्तें हैं, उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि वहां की न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन तभी करेगी जब उसके समक्ष कोई केस आता है, तभी न्यायपालिका उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन करेगी। स्वयं यानी अपने आप न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकती। दूसरा, अगर ऐसा वाद आया है तो इस वाद में न्यायिक पुनर्विलोकन में वहां की सर्वोच्च न्यायालय ये देखेगी कि विधायिका द्वारा जो बनाया गया, जो कांग्रेस कहते हैं वहां पर, जिसमें 2 सदन होते हैं, हमारे भी यहां 2 होते हैं, जो हम संसद कहते हैं वो अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, वहां की कांग्रेस ने कोई कानून बनाया है तो उस कानून को वहां तक असंवैधानिक यानी शून्य घोषित करेगी न्यायपालिका जहां तक वह संविधान के खिलाफ है, उससे ज्यादा नहीं। जो सही है वो सही है, यानी पूरे अधिनियम को वहां की न्यायपालिका खत्म नहीं करेगी। तीसरा, राजनीतिक से लेकर कोई भी मुद्दा अगर सर्वोच्च न्यायालय में आता है तो वहां की न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकती। अब हम बात करते हैं भारत की। हमारे देश में न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को संविधान में कहीं नहीं अपनाया गया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 13(2) ये संविधान में स्पष्ट करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो। हम यही कहना चाहते हैं कि न्यायपालिका वही करती है जो संसद ने कोई कानून बनाया है उसकी व्याख्या करती है, उसकी समीक्षा करती है। वो संविधान से तोल के ही देखती है कि क्या संसद ने कोई कानून बनाया, वह संविधान के भाग 3 के विरुद्ध है या नहीं, यानी भाग 3 मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है या नहीं। अगर ऐसा करती है तो हमारी सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के अंतर्गत उसकी व्याख्या, उसकी समीक्षा कर सकती है या न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। साधारण भाषा में अगर हम न्यायिक पुनर्विलोकन की बात बताएं तो बस इतना सा है कि संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, कोई भी विधि, कोई भी संविधि, उसकी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय व्याख्या करेंगे इस आधार पर कि क्या इन्होंने ऐसा कोई कानून मूल अधिकारों के विरुद्ध तो नहीं बनाया है। अगर ऐसा बनाया है तो उसको असंवैधानिक करार कर देंगे। और यह जरूरी नहीं है कि संसद ने आज कानून बनाया हो आज यह असंवैधानिक हो। आने वाले टाइम में, आज उस वर्तमान परिस्थितियों में भले ही ना हो, आने वाली स्थितियां ऐसी आ जाएं, उस टाइम अगर वह न्यायपालिका को लगे कि यह लोक नीति के लिए जरूरी नहीं है, मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है, तो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं आईपीसी की धारा 497 जो एडल्ट्री की बात करती थी, जार कर्म की बात करती थी, और आईपीसी 1860 में बनी थी, 1 जनवरी 1862 को लागू हुई। तब से लगाकर आज तक जार कर्म एडल्ट्री मतलब यह होता है कोई विवाहित स्त्री अपने पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाती है, उसको हम कहते हैं जार कर्म। और अभी सर्वोच्च न्यायालय ने
जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में न्यायालय ने कहा कि यह असंवैधानिक है, क्योंकि यह महिलाओं के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जीने के अधिकार में, समानता के अधिकार में, स्वतंत्रता के अधिकार में उल्लंघन करती है। यह पुरुषों को अधिक शक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। और न्यायपालिका ने यह भी कहा कि पति पत्नी का मालिक नहीं है। तो हम यह कहना चाहते हैं कि जब संसद कोई कानून बनाती है तो उसकी न्यायपालिका व्याख्या करती है ना, तो व्याख्या से यह पता चलता है कि क्या वो कानून सही है या गलत, और उसी को हम न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। और हमारी देश की सर्वोच्च अदालत को अनुच्छेद 32 के तहत और हाईकोर्ट को 226 के तहत यह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। अब 32 में जैसे भारतीय संसद ने कोई कानून बनाया है तो देश की सर्वोच्च अदालत उसकी व्याख्या करती है, उसी तरह से राज्य में विधानमंडल अगर कोई कानून बनाता है तो राज्य का हाईकोर्ट उसकी व्याख्या करता है और ये देखता है कि वो कानून कितना मूल अधिकारों के विरुद्ध है। अब हम बात करते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है वह पहली बार भारत में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में आया। हालांकि इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत तो आया, लेकिन स्पष्ट रूप से यहां नहीं कहा गया। इस वाद में यह कहा गया था कि भारत की संसद भारत के संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे को छोड़कर। और यह आधारभूत ढांचा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, वामन राव बनाम भारत संघ और एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के केस में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि न्यायिक पुनर्विलोकन भी आधारभूत ढांचा है जिसको संसद खत्म नहीं कर सकती। और इससे संबंधित न्यायपालिका से संबंधित एक सबसे इंपॉर्टेंट केस है, उसका नाम है पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स समिति AIR 2010। इस वाद में हुआ यह था कि एक राजनीतिक दल था जो वेस्ट बंगाल पे गया था और वहां कहीं रुका था। रुकने के बाद जब वापस आ रहे थे जो 50-60 लोग थे, उनपे एक हमला होता है और जिसमें 11 लोगों की जान चली जाती है। और पश्चिमी बंगाल की पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। तब पश्चिमी बंगाल के अंदर बनी प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स समिति कोलकाता उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन दाखिल करती है जो 226 में मैंने कहा, और उसमें यह बात बताती है कि 11 लोगों की जान गई और पुलिस राजनीतिक दबाव के कारण, अपनी इमेज को बनाए रखने के कारण कोई एक्शन नहीं ले रही है और आज तक 1-2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तब कोलकाता हाईकोर्ट ने इस वाद में मामला CBI को ट्रांसफर कर दिया और कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन CBI करेगी। और इसी बात से खपा होकर वेस्ट बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करके वेस्ट बंगाल की सरकार अपना पक्ष रखती है और कहती है कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची जब संविधान में शक्ति पृथक्करण साफ साफ कर रखा है और उसमें पुलिस का जो सब्जेक्ट है वो राज्य सूची का है और स्पेशल पुलिस एक्ट की धारा 5 और 6, और वो कहती है कि पुलिस उसी राज्य की इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वो संवैधानिक है। और यहां पर हाईकोर्ट ने CBI को भेज दिया। इसलिए वेस्ट बंगाल की सरकार यहां यह कहना चाहती है कि CBI यानी दूसरे स्टेट की पुलिस किसी दूसरे स्टेट में घटना घटती है तो वहां बिना परमिशन के वहां इन्वेस्टिगेशन करने कैसे आ जाती है। यानी वेस्ट बंगाल की सरकार यहां कहना चाहती है कि CBI किस परमिशन से आई। जब वेस्ट बंगाल में घटना घटी तो वेस्ट बंगाल की पुलिस इसकी तफ्तीश करेगी।
तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाँ, शक्तियों का विभाजन है, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन आर्टिकल 32 और 226 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करती है और जो संविधान का आधारभूत ढांचा है, इसलिए कानून बनाकर आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत जो शक्तियां प्रदान की है या न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है उसको नहीं ले सकते। इसलिए हम 32 और 226 के अंतर्गत जो आदेश जारी करते हैं वो हमारी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें एक डायरेक्शन और दिया था कि हाँ, ये बात भी सही है कि हर केस में सीबीआई जांच का आदेश न दिया जाए, नहीं तो फिर सीबीआई जांच का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और सीबीआई जांच उस टाइम करनी चाहिए जब न्यायपालिका इस बात से संतुष्ट हो जाए कि वहां पर पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा। ऐसा प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी इस बात से न्यायपालिका संतुष्ट हो जाए तो ही सीबीआई जांच दी जानी चाहिए। कहने का मतलब, जो वेस्ट बंगाल बनाम प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स समिति के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया और जुडिशियल रिव्यू, जिसको हम न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं, वह संविधान का आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है और संसद उसमें कानून बनाकर छीन नहीं सकती है। और यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की हाई कोर्ट को 226 में और सुप्रीम कोर्ट को 32 के अंतर्गत प्रदान की गई है। यह हमारे देश की न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो दी गई है। और इसकी उत्पत्ति अमेरिका में मारबरी बनाम मेडिसन के केस में मानी गई है और पिनॉक और स्मिथ के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन की उत्पत्ति ब्रिटेन से मानी गई है। धन्यवाद।